नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से प्रतियोगिता दर्पण जून माह का राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर के आए हैं और इससे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि डीआरडीओ इसरो जैसी संस्था के बारे में आज डिटेल से जानेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा एग्ज़ाम के नज़रिए देखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो चलते हैं आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। और आज का क्लास का फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित माइन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सफल परीक्षण किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ द्वारा, यानी डीआरडीओ विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं MPATGM के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं कि MPATGM है क्या। तो MPATGM इसका फुल फॉर्म हुआ M फॉर मैन, P फॉर पोर्टेबल, I F फॉर टैंक, एंटी और T फॉर टैंक, G फॉर गाइडेड, M फॉर मिसाइल। यानी MPATGM एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो पोखरण से किया गया था। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान। आप लोग भली भांति से जानते होंगे, इसको परिचित हैं लोग भली भांति से पोखरण। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है MPATGM का, मारक क्षमता का बात करें तो 200 मीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर। इसकी हाइट का बात करें तो 4.3 फीट इसका हाइट है। इसको जानकारी के लिए थोड़ा सा देख लिए हैं और एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एग्ज़ाम के नज़रिए से बस ये है कि MPATGM का सफल परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ द्वारा। और यह MPATGM है क्या? तो गाइडेड मिसाइल है। अब आते हैं डीआरडीओ। आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए है डीआरडीओ, बी है इसरो, सी है नासा, डी है रोसकोसमोस। तो इसरो जो है इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, USA का स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और रसिया का स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। अब आते हैं डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है डीआरडीओ के बारे में, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर और इसका वर्तमान में कौन सा चेयरपर्सन है वो। ठीक है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है, डीआरडीओ का होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन में बना हुआ है। अब आते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन से कि डीआरडीओ का इसका जो कब इसका स्थापना की गई है। तो इसका 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर का बात करें तो न्यू दिल्ली है और इसका वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, यानी अध्यक्ष इसका कौन है डीआरडीओ का? वो है समीर वी कामत। याद रखिएगा, समीर वी कामत इसका चेयरपर्सन से पूछ सकता है, या इसका डीआरडीओ का ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, इसका स्थापना कब की गई थी, इसका हेड क्वार्टर और इसका फुल फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसरो। इसरो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। ठीक, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म। अब आते हैं इसरो का गठन कब किया गया था, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है। तो इसका गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु। और इसका वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, यानी चेयरमैन कौन है? वो है डॉक्टर सोमनाथ प्रकाश। इससे पहले इसरो किस नाम से जाना जाता था? इसके पहले जाना जाता था इंडियन
नेशनल इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, आणि INCOSPAR इन कोशपार, पहले इसको इस नाम से जाना जाता है। आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, सी फॉर कमिटी, एस फॉर स्पेस और आर फॉर रिसर्च। ये हो गया SPA, ठीक है, SPA हो जाएगा स्पेस और आर फॉर रिसर्च। तो इस इसरो को पहले इस नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इसरो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण हाल ही में मिशन को लॉन्च किया था, जैसे कि चंद्रयान 3 हो गया। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था, मतलब कब लॉन्च किया गया था, कब पहुंचा था, ठीक है। तो इसको छोड़ा गया था 14 जुलाई को 2023। डेट को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 14 जुलाई 2023 और पहुंचा था, 40 दिन टाइम लिया था। 23 अगस्त को पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, ठीक है। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश था, विश्व में चौथा देश था जो चंद्रमा पे पहुंचा था। और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री था, ठीक है। दो थोड़ा डिफरेंट है, और चंद्रमा पे पहुंचने वाला जो था वो चौथा था, ठीक है। और लेकिन चंद्रमा का साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। अच्छा, इसको छोड़ा कहाँ से गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है, श्रीहरिकोटा। अच्छा, कौन सा रॉकेट से छोड़ा गया था? तो LVM-3M4 से इसको छोड़ा गया था। ये रॉकेट का नाम है, ये स्थान का जहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। अच्छा, इसका कुल वजन कितना था? तो 3900 kg, यानी 3900 ग्राम इसका कुल वजन था, ठीक है। इसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चंद्रयान 3 से जो भी था उसको डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब आते हैं आगामी सालों में जो आने वाला है, उसमें इसरो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मिशन है, वो लॉन्च किया जाएगा 2024 में, 2025 में, ठीक है। आते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। तो इसरो द्वारा ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जो आने वाला सालों में और इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि पहला शुक्रयान, ठीक है, शुक्रयान मिशन है इंडिया का। मिशन जो है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी जुटा गया शुक्रान। लॉन्चिंग इसका टाइम है दिसंबर 2024 में अनुमानित है, ठीक है। और इससे कुछ नहीं, थोड़ा सा बस यही जान लेते हैं कि आने वाला सालों में कौन कौन सा मिशन है। तो एक तो शुक्रयान हो गया, ठीक, ये दिसंबर 2024 में इसका टाइमिंग है। अब आते हैं और क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। गगनयान, गगनयान बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हो रहा गगनयान, ठीक है। गगनयान इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिशन है। ये भी 2024 में इसको लक्ष्य किया गया है छोड़ने का। ये गगनयान मिशन है क्या? क्या है कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना इसका मेन मकसद है, ठीक है। और लॉन्चिंग 2024 में है, और ये भी दिसंबर माह में ही इसको किया जाएगा। इसका लागत है ये 10,000 करोड़। इसका लागत जो है 10,000 करोड़ है। और इसके बारे में
देख पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा-सा देख सकते हैं। गगनयान मिशन भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष प्रोग्राम है। इस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाएँगे और उनके अनुकूल तकनीकी विकसित करेंगे। गगनयान जो है 300 से 400 किलोमीटर ऊपरी धरती के निचले ऑर्बिट में आ जाएगा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन को ऐलान किया था। तो ये रहा गगनयान, ठीक। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह पहला चालक दल वाला गगनयान मिशन होगा, जिसे 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर यह मिशन सफल रहता है, तो भारत, अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन के बाद अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो अगर ये सफल रहता है, तो इंडिया जो है किस नंबर का हो जाएगा? चौथा नंबर के कंट्री बन जाएगा विश्व में। ऐसा मंगलयान जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंगलयान जो था सब फर्स्ट जो था 2013 में लॉन्च किया गया था। ये मंगलयान सेकेंड है। ये मंगलयान जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये मंगलयान सेकेंड है। इसका मिशन है मंगल के बारे में जानकारी जुटाना, ठीक है। लॉन्चिंग इसका अनुमानित डेट दिया है 2025, संभवतः 2025 में इसको लॉन्च किया जा सकता है। खर्च इसका है 500 करोड़ रुपये। अच्छा, 10,000 करोड़ किसका था? गगनयान का था। इसका था 500 करोड़। ये मंगल ग्रह के लिए इसरो का दूसरा मिशन है, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन भी क्या कहा जाता है? यह मिशन एक इंटरप्लैनेट मिशन जो इसरो ने 2025 में लॉन्च करने की योजना तय की है। तो ये हो गया आपका मंगलयान सेकेंड हो गया, ठीक। इसको मार्स ऑर्बिटर सेकेंड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं स्पेड एक्स में। स्पेड एक्स, ठीक है। ये स्पेड एक्स भी इसरो का आगामी ईयर में आने वाला इसका मिशन है। स्पेड एक्स क्या है कि एक स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत लॉन्चिंग करेगा 2024 में। इसको भी अनुमानित है, इसका खर्च 124 करोड़ रुपए की संभवतः इतना खर्च होगा, ठीक है। ये स्पेस स्टेशन बनाएंगे अंतरिक्ष में, इसका मकसद यही है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने से पहले दो उपग्रहों को आपस में जोड़ने की क्षमता हासिल करना जरूरी होता है। इसी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेड एक्स कहते हैं, ठीक है। ये रहा इसका फुल फॉर्म, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेड एक्स, ये इसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। ये रहा इसका स्पेडएक्स का फुल फॉर्म। तो ये रहा आपका, ये 2024 में इसको भी संभवतः लॉन्च किया जाएगा। अब आते हैं आदित्य एल1 में, जो सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया जा चुका है। आदित्य एल1 जो सूर्य की ताकत का पता लगाएगा। लॉन्चिंग जो है संभवतः जो अनुमानित किया 2023 में, तो सितंबर में इसको लॉन्च किया जा चुका है। इसका कुल खर्चा 378 करोड़ रुपये हुआ था। अब आते हैं पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की किरणों को धरती पहुंचने पर 8 मिनट का लगभग लगता है। और जहां पर आदित्य एल1 को तैनात किया जाएगा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एल1 बिंदु कहते हैं। एल क्या है? एल यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट इसको कहते हैं। एल फॉर लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं, ठीक है। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर है, यानी यहाँ से जो हम लोग रह रहे हैं वहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित हुए एल1 पॉइंट पर आदित्य एल1 को क्या किया? स्थापित किया जा चुका है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 हो गया, ये लैग्रेंज पॉइंट सेकेंड हो गया, ये लैग्रेंज पॉइंट 3 हो गया, लैग्रेंज पॉइंट 4 हो गया, लैग्रेंज पॉइंट 5 हो गया। तो आदित्य एल1 को यहीं पर इसको स्थापित किया जा चुका है। अब यह सूर्य का स्टडी करेगा। अच्छा, आदित्य एल1 में सूरज का स्टडी करने के लिए 7 इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जो वीएलसी है, सूट है, एस्पेक्स है और सोलेक्स है, हेलोटेनियस है और मैग्रोमीटर है। तो इस तरह से आपका इक्विपमेंट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे।
कि स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उन्नत संस्करण से तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान कहाँ से की गई है? तो कहाँ से की गई है? बेंगलुरु से। ऑप्शन बी विल बी द राइट होगा, बेंगलुरु कर्नाटक से। एचएएल क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, वहाँ से इसको 18 मिनट का तेजस का उड़ान मार्क 1 का उड़ान की गई थी। ठीक है, ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे ये पोखरण पोखरण से ना आप लोग भली-भाँति से जानते होंगे कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था, ठीक है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो था यहीं से किया गया था। तो कब किया गया था? 18 मई को 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। जब किया गया था तो अमेरिका को भनक भी न लगा था कि भारत परमाणु परीक्षण संपन्न देश हो गया। क्योंकि इसका जो कोड का नाम था जब परमाणु परीक्षण जब हो रहा था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। इतना एग्ज़ाम में सब पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेट भी याद रखिएगा कब किया गया था, 18 मई 1974 को, और इसका जो कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, इस तरह से अमेरिका को भी पता नहीं लगा था कि भारत एक परमाणु संपन्न देश हो गया। ठीक है, और ऐसा होने वाला 6th कंट्री था, इंडिया वर्ल्ड में 6ठा देश था। मैं इसको परमाणु परीक्षण किया गया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर इंडिया दूसरे बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। एक बार किया था 11 मई को और दूसरा बार किया था 13 मई को। 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए थे और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण किए थे। तब कुल 5 परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अटल बिहारी। अब आते हैं सी ऑप्शन में देख रहे हैं सतीश धवन अंतरिक्ष यान कहाँ? तो श्रीहरिकोटा से। यहीं से चंद्रयान 3 को, चंद्रयान 1 को और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और डी ऑप्शन देख रहे हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से सेट किए हुए हैं ताकि इससे भी कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट बन जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रक्षा सौदे के तहत भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी है? तो किसे सौंपी है? फिलीपींस को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा। और ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया का, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल खुद अब अपने यहाँ बन रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग रसिया से मंगाते थे, लेकिन अब खुद ही इंडिया में बन रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और इसकी पहली खेपा को हम फिलीपींस को दे रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमसे फिलीपींस खरीद रहा है। अच्छा, फिलीपींस क्यों खरीद रहा है? क्योंकि फिलीपींस के बारे में आप लोग जानते हैं कि फिलीपींस भी एक आसियान कंट्रीज़ का हिस्सा है, और ये जो साउथ चाइना सी है, तो चाइना का जो प्रभाव जो साउथ चाइना सी तरफ चाइना का जो झुकाव है वो ज़्यादा है। यही कारण ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस इंडिया से खरीद रहा है। तो एक बार थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं फिलीपींस। और जब आसियान कंट्री का जिक्र हुआ था, आसियान कंट्री के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। वो कंट्री कौन-कौन सा है और उसका कैपिटल कहाँ और करेंसी कहाँ है। तो चलते हैं, देखते हैं एक बार मैप के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे ये म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, एक कंबोडिया हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 कंट्री यहाँ हो गया, और सॉरी ये सिंगापुर हो गया 6th कंट्री। मलेशिया भी यहीं पे है, यहाँ मलेशिया है, उसका कैपिटल कुआलालंपुर है, वहाँ 7 हो गया। इंडोनेशिया 8 हो गया, ये हो गया यहाँ पे ब्रुनई हो गया, और यहाँ हो गया फिलीपींस। तो ये 10 कंट्री आसियान में हो गया। और न्यूज़ में यही बना था कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है फिलीपींस ने खरीदा था। तो क्यों खरीदा था एक बार देखते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये फिलीपींस हो गया। ठीक है, ये फिलीपींस रहा, ये साउथ चाइना सी रहा। तो इधर ही चाइना ने झुकाव ज़्यादा कर रखा है, मतलब चाइना की तरफ से इधर कदम बहुत बढ़ा रखा है। तो फिलीपींस ने इसी को काउंटर अटैक करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मंगा रखा है। ठीक है, तो ये इतना देख जाने के बाद में आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
तो ये साउथ चाइना सी हो गया, ये इधर हो गया ईस्ट चाइना सी हो गया, ये ताइवान है जो चाइना हमेशा इस पे अपना अधिकार समझता है कि ताइवान अब मेरा कंट्री का हिस्सा है। ठीक। अब आते हैं साउथ आसियान कंट्री के बारे में, और इसका कैपिटल और इसका करेंसी देख लेते हैं। तो म्यांमार का कैपिटल क्या है? म्यांमार का कैपिटल यहीं पे दिखा देता हूँ। ये म्यांमार रहा है, उसका कैपिटल हो गया नायपीदा, करेंसी है क्यात। ठीक। लाओस, लाओस है, लाओस का कैपिटल है वियतनाम। ये देख पा रहे होंगे, थोड़ा छप गया होगा, ये वियतनाम दिख रहे हैं, ये लाओस का कैपिटल है वियतनाम। इसका जो करेंसी है कीप है। क्या है? करेंसी कीप है। और ये हो गया आपका वियतनाम है, वियतनाम का कैपिटल कहाँ? हनोई है। ये देख रहे हैं वियतनाम, इसका कैपिटल यहाँ पे हनोई। और इसका जो करेंसी है वियतनामीज डोंग है, इसका क्या है? डोंग। ठीक है, इसका करेंसी क्या है? डोंग। अब आते हैं कंबोडिया का। कंबोडिया का कैपिटल कहाँ है? नोम पेम है। ठीक है, देख पा रहे होंगे, ये हो गया कंबोडिया हो गया। कंबोडिया का कैपिटल कहाँ है? तो ये है नोम पेन है। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है रियल। क्या है? रियल इसका करेंसी हो गया। अब आगे है कौन सा कंट्री है? तो थाईलैंड बच रहा है। हाँ, थाईलैंड, ये है थाईलैंड आपका। थाईलैंड का कैपिटल कहाँ है? थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। और इसका जो करेंसी है बहत है। क्या है? बहत। इसका करेंसी बहत हो गया। तो 5 कंट्री यहाँ हो गया। अब आते हैं मलेशिया और सिंगापुर। सिंगापुर का सिंगापुर सिटी इसका कैपिटल है, और इसका डॉलर जो है इसका करेंसी हो जाएगा। मलेशिया का होता है कुआलालंपुर हो जाएगा, और इसका जो करेंसी है रिंगिट। क्या है? रिंगिट। अब आते हैं इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ पे है? तो जकार्ता है। जकार्ता आप देख पा रहे होंगे, ये रहा इंडोनेशिया के कैपिटल। यहाँ इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता हो गया। और इसका जो करेंसी है रुपया है। क्या है? रुपया। इसका करेंसी हो गया। अब आते हैं ब्रुनेई। ये हो गया ब्रुनेई, इसका जो कैपिटल है बंदर सरी भगवान है। ये ब्रुनेई हो गया, इसका कैपिटल है बंदर सरी भगवान। आपको दिखा रहा हूँ बंदर सरी भगवान भी। ये ब्रुनेई हो गया, ये बंदर सरी भगवान देख पा रहे होंगे। और इसका जो करेंसी है वो डॉलर है। इसका भी करेंसी क्या है? डॉलर है। सिंगापुर के जैसा इसका भी सेम है। अब आते हैं फिलीपींस। फिलीपींस तो न्यूज़ में ही है। तो फिलीपींस का हो गया, इसका कैपिटल मनीला हो गया, है ना, मनीला हो गया। और इसका जो करेंसी हो जाएगा पेसो। तो ये रहा आपका आसियान कंट्रीज़ का कैपिटल एंड करेंसी। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। अमेरिका पत्रिका टाइम ने विश्व भर में सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? एक तो है साक्षी मलिक, और दूसरा है आलिया भट्ट ने। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। और ऑप्शन ए जो देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में है अजय बंगा और सत्य नडेला। ऑप्शन सी में है देव पटेल और प्रियावंदा नटराजन। और डी में है जिगर और आसमा खान। यानी ये सब भी भारतीय मूल का है। और कहीं न कहीं ये सब भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अजय बंगा तो वर्ल्ड बैंक का ही अध्यक्ष है, इसका तो चेयरमैन है। कौन? अजय बंगा जी। बहुत ही प्राउड का बात है, भारतीय मूल का है। सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। और देव पटेल और प्रियवंदना नटराजन भी ब्रिटिश, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश इंग्लैंड में रहते हैं। और जिगर शाह आसमा खान, तो ये भारतीय मूल को, ये सब भी पत्रिका टाइम में इसको शामिल किया गया हुआ। इंडिया का पूछे तो साक्षी मलिक और आलिया भट्ट, और भारतीय मूल का है तो ये 6 लोग हैं भारतीय मूल का भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारतीय चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय WMCC के 29वें बैठक संपन्न हुई। कहाँ बैठक हुई? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी बीजिंग में। आप लोग जानते होंगे कि गलवान जो घाटी था लद्दाख में पड़ता है, गलवान घाटी में ही हुआ था। चाइना और भारत में झड़प हो गया था, जो 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में। उसी वही झंझट को अब तक समाप्त नहीं हो पाया, और उसी का जो बैठकें चल रही है, उसका सॉल्यूशन अब तक नहीं निकला है। तो अब तक 29 बैठक हो चुका है।
तो लद्दाख में इसलिए रखे कि गलवान घाटी यहीं है, तो गलवान घाटी भी से पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि गलवान घाटी कहाँ पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्यूएस रैंकिंग 2024 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई, तो कितने बनाई? 69, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। क्यूएस रैंकिंग लंदन स्थित एक रैंकिंग जारी करता है उच्च शिक्षा के जो भी विश्वविद्यालय होता है उसकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके बेसिस पर लंदन बेसिस एक क्यूएस रैंकिंग 2024 में भारत का 69 ऐसा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा 69वां हो गया ये 2024 में। ठीक है, 2024 में, और 2023 में था 66वां, सॉरी 66 66 विश्वविद्यालय 2023 में शामिल किया था और 2024 में 69 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है यूएस रैंकिंग 2024 में। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि निजी क्षेत्र का स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम रॉकेट के कितने चरण सफल हुआ, तो कितने चरण सफल किया गया, तो 2 चरण सफल हो गए, इसमें 4 चरण होंगे, इसमें 2 किया जा चुका है, 2 और होगा। ठीक है। ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद की कंपनी है। जैसा कि इसरो जो है सरकारी कंपनी है और ये जो है प्राइवेट कंपनी है। जिस तरह से इसरो अभी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं वो भी काम स्काई रूट कंपनी भी करेंगे, बट ये छोटा छोटा जो भी सैटेलाइट होगा उसको लॉन्च करने का इसका काम रहेगा। और ये भी बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जिस तरह से हर एक देश में एक प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे कि अभी नासा में ही क्या है, एलन मस्क का जो कन है, एलन मस्क, इनकी भी एक प्राइवेट कंपनी है। इसी तरह से जो टेस्ला जो इसका कंपनी है ना, एलन मस्क का, उसी तरह से हैदराबाद की एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये भी बहुत ही अब इसरो के साथ कंधे से कंधे मिला करके ये भी चलेंगे और बहुत अच्छी पहल है। जितना भी छोटे छोटे जो भी सैटेलाइट होगा पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था क्योंकि इसरो खुद अपने में बिजी रहता था अपने मिशन में। तो और ये जो विक्रम रॉकेट को विक्रम रॉकेट के जो दूसरे चरण सफल किया था, वो दूसरे चरण का जो नाम था वो कलाम 250 नाम था। इसका क्या नाम था? कलाम 250। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसको डिस्कस किया और साथ ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी डिस्कस किया।